नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज आपको सबसे पहले शासन प्रशासन से जुड़ी खबर बताएंगे कि सरकार ने 35 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को कौन सी नई जिम्मेदारी दे दी है। और फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार हेमलता श्रीवास्तव नामक एक लेडी डॉक्टर ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि आज उनकी न तो कोई भी काया है, न ही कोई उनके परिवार यानी कि उनके कुनबे के अंदर है। और हेमलता श्रीवास्तव बीते दिनों दुनिया को अलविदा कह गई थी, लेकिन उनके पीछे छोड़ गई है वह 50 से 60 करोड़ रुपए की एक बड़ी संपत्ति। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर लौटते हैं। राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा फैसला बीते दिन हुआ जो सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि शासन की सोच में बदलाव का बड़ा संकेत है। और यह फैसला किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। बिल्कुल वही भजनलाल शर्मा जो अक्सर शांत स्वभाव और सख्त प्रशासनिक छवि के लिए जाने जाती हैं। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जो सीधे सत्ता के गलियारों को जनता की आवाज़ से जोड़ता है। आदेश जारी हुआ है कि प्रदेश के लगभग 35 सीनियर आईएएस अधिकारी अब एसी कमरों में बैठकर सिर्फ फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे बल्कि खुद कॉल सेंटर पर बैठकर आम जन की शिकायतें सुनेंगे। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक लेटर जारी हुआ है। अब आप सोचिए जरा, वह अधिकारी जो सचिव से लेकर अतिरिक्त सचिव स्तर तक के हैं, जिनके पास पूरे विभागों की कमान होती हैं, वे अब सचिवालय स्थित 181 यानी कि 181 कॉल सेंटर में बैठेंगे और कम से कम प्रतिदिन यानी कि 10 कॉल रोज रिसीव करेंगे और जनता से सीधी बातचीत करेंगे। यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रयोग नहीं बल्कि जवाबदेही की एक नई परिभाषा है। यह वही 181 नंबर है जिसे राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के नाम से भी जाना जाता है, और जहां आम आदमी अपनी सड़क, बिजली, पानी और पेंशन या फिर राशन या फिर सरकारी सेवा से जुड़ी शिकायत दर्ज कराता है। अब तक होता ये था कि शिकायत दर्ज होती थी, सिस्टम में चले जाती थी, फिर उन्हें नोटिस किया जाता था, फिर फॉरवर्ड किया जाता था, फिर रिमाइंडर और फिर महीनों की प्रतीक्षा। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि जब खुद सचिव स्तर का अधिकारी फ़ोन उठाएगा और उधर से कोई किसान, कोई बुजुर्ग, कोई छात्र, कोई महिला अपनी परेशानी बताएंगे तो उस आवाज़ का वज़न अपने आप बढ़ जाएगा। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सीधे प्रशासन की संवेदनशीलता को परखेगा। सरकार ने साफ निर्देश दिए कि ये सभी अधिकारी अलग अलग दिन में कॉल सेंटर में बैठेंगे और प्रतिदिन कम से कम 10 कॉल सुनेंगे, यानी कि एक दिन में 35 अधिकारी मिलकर कम से कम 350 शिकायत सीधे सुनेंगे। और जब महीने का हिसाब लगाया जाएगा तो ये संख्या हजारों में पहुंचेगी। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम है या फिर प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव की एक नई शुरुआत है। अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह हो, और जब कोई मुख्यमंत्री ये तय करता है कि उसके सबसे वरिष्ठ अधिकारी सीधे जनता से संवाद करेंगे तो यह संकेत होता है कि सरकार फीडबैक सुनना चाहती हैं और काम करना चाहती हैं। प्रदेश है राजस्थान, और जहाँ भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है और गांव दूर दराज में स्थित है, कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायतें दब जाती हैं, लोगों की पीड़ाएं यूं की यूं रह जाती हैं। कई लोग हजारों अफसरों के दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, फिर भी काम नहीं होता है, अधिकारी तक सही जानकारी भी नहीं पहुंचती हैं। और ऐसे में ये मॉडल शिकायतों को शीर्ष स्तर तक सीधे पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है। क्या ये अधिकारी सिर्फ कॉल सुनेंगे या समाधान के समयबद्ध मॉनिटरिंग भी करेंगे? क्योंकि जनता को सिर्फ सहानुभूति नहीं, परिणाम चाहिए। सरकार ने कहा है कि कॉल सुनकर समाधान कराया जाएगा, यानी अधिकारी संबंधित विभाग को निर्देश देंगे और उनको फॉलोअप भी करेंगे। अगर ये व्यवस्था सख्ती से लागू होती हैं तो नीचे के स्तर पर भी एक संदेश जाएगा कि अब लापरवाही छिप नहीं पाएगी, अधिकारी को आलस त्यागना पड़ेगा और दफ्तर में बैठकर केवल फ़ोन देखने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। सोचिए, एक ग्रामीण महिला अगर ये कहती है कि उसकी विधवा पेंशन महीनों से नहीं आई है और फ़ोन के दूसरी तरफ बैठा अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर का है,
तो उस केस की फाइल कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, आप खुद यकीन कीजिए। और यही इस फैसले की असली शक्ति है। ये प्रशासन को मानवीय चेहरा देता है और राजनीति को एक अकाउंटेबिलिटी, एक जवाबदेही का आधार। कई बार सरकारें हेल्पलाइन तो शुरू कर देती हैं, लेकिन वे सिर्फ आंकड़ों का खेल बन करके रह जाती हैं और गरीब लोग और जो असहाय लोग हैं वो यूं के यूं रह जाते हैं। उनकी समस्या यूं के यूं दफ्तरों के पास में पड़ी रहती है, कोई किसी का निराकरण नहीं होता है। लेकिन अब कुछ बदलाव किया जा रहा है। यहाँ फ़र्क ये है कि शीर्ष नौकरशाही सीधे जुड़ रहे हैं और इससे दो फायदे होंगे। पहला, सरकार के प्रति जनता का भरोसा बढ़ेगा और उसकी आवाज़ सीधे ऊपर स्तर तक पहुंच रही है, यह जनता महसूस करेगी। और दूसरा, अधिकारियों को ज़मीनी हकीकत का वास्तविक फीडबैक मिलेगा, क्योंकि फाइलों में जो लिखा होता है वह अक्सर सुसज्जित भाषा में होता है, लेकिन फ़ोन पर जो दर्द सुनाई देता है वह असली होता है। और जब नीति बनाने वाले उस दर्द को सुनेंगे तो शायद योजनाओं की प्राथमिकताएं भी बदलेगी। और ये कदम राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि सरकार सुन रही है। और प्रशासनिक दृष्टि से इसलिए अहम है क्योंकि यह सिस्टम में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करेगा। हालांकि कुछ लोग यानी कि जो आलोचक है वे ये भी कह सकते हैं कि 10 कॉल प्रतिदिन सुनना क्या पर्याप्त है? क्या इतनी ही समस्या है? क्या इससे पूरे प्रदेश की शिकायतों का समाधान हो पाएगा? लेकिन हर बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदम से होती हैं और अगर ये मॉडल सफल रहा तो इसे और विस्तारित किया जा सकता है। संभव है कि भविष्य में जिला कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसी तरीके की सीधी सुनवाई करेंगे। और कुल मिलाकर ये निर्णय प्रशासन को फाइलों से निकालकर फ़ोन लाइन पर लाने का एक प्रयास है, एक डिजिटल युग में लाने का प्रयास है। और यह व्यवस्था तभी सफल होगी जब कॉल सिर्फ एक औपचारिकता न बने, बल्कि हर शिकायत की ट्रैकिंग और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो। अब निगाहें इस पर रहेगी कि आने वाले दिनों में कितनी शिकायतें वास्तव में हल होती हैं और कितनी शिकायतें आती हैं, और जनता का अनुभव इस पूरी व्यवस्था को लेकर के कैसा रहता है। लेकिन इतना तो तय है कि यह कदम सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यह सत्ता और जनता के बीच की दूरी को कम करता है या दूरी को कम करने की कोशिश करता है। लोकतंत्र में इससे बड़ी कसौटी कोई नहीं है कि सरकार जनता की आवाज़ कितनी गंभीरता से सुनती हैं। लेकिन आज एक ऐसी कहानी जो ये समझा रही है कि प्रशासनिक संस्कृति में कुछ बदलाव हो रहा है और अफसरशाहों को या अफसरशाही को कुछ एक नया टर्म्स देखने को मिल सकता है। और सरकार की क्या गतिविधियाँ रहेगी और अफसरशाही किस तरीके से आगे अपने काम में बढ़ोतरी करेंगे या फिर बदल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब आपको एक दूसरी खबर बताते हैं। आज एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूँ, कहानी नहीं इसे हकीकत भी मानिएगा, जो सिर्फ जबलपुर की एक सीनियर डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के निधन की खबर नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के बदलते चेहरे और बिखरते रिश्तों और संपत्ति के आगे झुकती संवेदनाओं का आईना है। 81 वर्ष की उम्र में जबलपुर की जाने मानी डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव इस दुनिया को अलविदा कह गई है। अपने पीछे छोड़ गई है 50 से 60 करोड़ रुपए की एक बड़ी संपत्ति और विशाल संपत्ति। लेकिन सोचिए विडंबना क्या है, उस संपत्ति को संभालने वाला और उस नाम को आगे बढ़ाने वाला, उस घर में दिया जलाने वाला कोई अपना नहीं बचा है। 3 साल पहले इनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई और पिछले वर्ष उनके पति भी चल बसे। और अब जब वह स्वयं भी पीछे नहीं रही तो सिर्फ ज़मीन, जायदाद, बैंक बैलेंस और मुकदमों की फाइल बची हैं। और अब अचानक अनेक दावेदार सामने आ सकते हैं, आ भी रहे हैं। कोई रिश्तेदारी का दावा कर रहा है, कोई सेवा का, कोई वसीयत का, कोई मामला कोर्ट कचहरी की चौखट पर पहुंच सकता है और पहुंच भी चुका है। ये भी सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। लेकिन अब सोचिएगा, जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी सेवा में गुजारती, मरीजों का इलाज किया, समाज को स्वास्थ्य दिया, क्या उसने अपने अंतिम दिनों में ये सोचा होगा कि उसकी मेहनत की कमाई एक दिन कानूनी लड़ाइयों का कारण बनेगी? जो चली गई है उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस संपत्ति का मालिक कौन बनेगा, लेकिन फ़र्क हमें पड़ना चाहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये कहानी भी नहीं, एक सच्चाई भी है। और ये उस दौर की कहानी है जहाँ परिवार सिमटते सिमटते एक सिंगल यानी कि एक अकेलेपन में बदल रहे हैं, जहाँ संपत्ति रिश्तों से बड़ी हो गई है और जहाँ जीवन भर कमाने की दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि असली पूंजी पैसा नहीं,
लोग होते हैं, रिश्ते होते हैं और अपनापन होता है। आज समाज में ऐसे हज़ारों बुजुर्ग हैं जिनके पास धन है लेकिन सहारा नहीं है, बैंक बैलेंस है लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है, आलीशान मकान है लेकिन उसमें गूंजती है तो सिर्फ और सिर्फ खामोशी। और जब ये चले जाते हैं तो पीछे शुरू हो जाती हैं दावों और मुकदमों की एक लंबी लड़ाई। यह घटना हमें झकझोरती है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ संपत्ति दे रहे हैं, संस्कार भी दे रहे हैं, क्या हम अपने बुजुर्गों को सिर्फ सुविधाएं दे रहे हैं या समय भी दे रही हैं। क्योंकि अंत में न तो करोड़ों की ज़मीन और संपत्ति साथ में जाती हैं और न ही नाम के आगे लगने वाली उपाधियां और उनसे मिलने वाली उपलब्धियां। साथ जाते हैं तो सिर्फ कर्म जाते हैं और पीछे रह जाती हैं तो एक विरासत जो या तो सम्मान की होती हैं या फिर कोई नए विवाद की। जबलपुर की इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी, वरना जो आने वाला समय होगा इसमें ऐसी कहानियाँ कोई अपवाद नहीं बल्कि सामान्य बन जाएगी। और तब हम सबके सामने यही सवाल होगा कि क्या हमने सच में जीवन जिया या सिर्फ संपत्ति को पाई पाई जोड़ करके बड़े रूप में बनाई। अब हम हमेशा की तरह आपको जीवन से जुड़ी एक गहरी और एक छोटी बात बताते हैं। ज़िंदगी कोई लंबी यात्रा नहीं है, यह दरअसल छोटे छोटे पलों की एक सतत धारा है जिसे हम अक्सर भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में बहा देते हैं। हम सोचते हैं कि जब पैसा होगा तब सुकून मिलेगा, जब बड़ा घर होगा तब खुशी आएगी और जब नाम होगा तब सम्मान मिलेगा। लेकिन ये सच है कि सुकून कमाने से नहीं, समझने से आता है और खुशी खरीदने में नहीं, महसूस करने से आती हैं। और सम्मान मांगने से नहीं, व्यवहार में मिलता है। हम पूरी उम्र तैयारी में निकाल देते हैं, अच्छे दिनों की तैयारी, बड़े मौके की तैयारी, रिटायरमेंट की तैयारी, लेकिन जीना टालते रहते हैं। जबकि जीवन हर दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है और साइलेंट मोड में आपसे सवाल पूछता है कि आज आपने क्या असली ज़िंदगी जी है या नहीं। और आपसे ये भी पूछता है कि क्या आज तुमने सच में जिया, क्या आज तुमने किसी का दिल रखा, क्या आज तुमने अपने माता पिता की आंखों में देखा, क्या आज तुमने अपने बच्चों की बात बिना मोबाइल देखे सुनी है। क्योंकि अंत में यादें बचती हैं, उपलब्धियां नहीं। लोग याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, क्या आपके कारण किसी के मुख पर चिंता की मुस्कान आई है। ये नहीं है कि आपके पास क्या था और कितना था। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि समय सीमित है और अहंकार असीमित। और जब तक हम इस असंतुलन को समझते हैं तब तक कई रिश्ते हाथ से फिसल चुके होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम रुकें, सोचें और तय करें कि हमें दौड़ किस लिए लगानी है। क्योंकि मंजिल पर पहुंचकर अगर आप साथ चलने वाला कोई न हो तो जीत कर भी हार जैसी जीत लगने लगती हैं। जीवन का सार भी यही है कि कमाइए ज़रूर, लेकिन साथ में कमाइए विश्वास, लोगों को कमाइए, भरोसा बनाइए घर ज़रूर, लेकिन उसमें बसाइए अपनापन और आगे बढ़िए। लेकिन पीछे मुड़कर अपने लोगों को साथ लेते चलिए, क्योंकि अंत में ज़िंदगी का हिसाब बैंक बैलेंस से नहीं, दिल के बैलेंस से होता है। और ज़िंदगी जीने के बाद आपसे हर बार आपका जीवन का आखिरी क्षण आपसे एक ही सवाल पूछता है कि क्या आपने इस बिताई हुई कीमती ज़िंदगी में किसके मुख के मुस्कान का कारण बने हैं। और जब अच्छा काम करते हैं तो दिल आपका बहुत सुकून देता है, वरना पछताने के सिवाय ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।